हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स। मैं हूं प्रियंका संभव। कौन सा टैक्स भरना है, कहां मिलेगी छूट और कहीं टैक्स भरने में कोई गलती तो नहीं हो रही, और अगर गलती हो रही है तो हम सुधारेंगे आपकी इस गलती को। टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। तो प्रीति से पूछेंगे वो तमाम सवाल जो आप हमें लगातार भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले बताते हैं किन टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। क्या अब भी जरूरी है वेल्थ टैक्स भरना? न्यू पेंशन सिस्टम में निवेश के नियम क्या है और कौन उठा सकता है इसका फायदा? साथ ही अगर कट गया है ज्यादा टैक्स तो कैसे ले सकते हैं आप रिफंड? लेकिन शुरुआत करते हैं प्रीति, एक बात जो हमारे दर्शक लगातार हमें ईमेल के जरिए पूछ रहे हैं वो ये कि क्या अब वेल्थ टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, बजट 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर ने वेल्थ टैक्स एक्ट को अबॉलिश कर दिया था। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 जो अभी एंड हुआ है उसके लिए ना ही आपको वेल्थ टैक्स रिटर्न भरनी है और ना ही आपको वेल्थ टैक्स पे करना है, तो वो पूरा रद्द हो चुका है। इसके लिए उन्होंने क्या करा था कि पिछले साल मतलब बजट 2015 में ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस ना हो तो उन्होंने सरचार्ज जो है वो 10% से बढ़ा करके 12% कर दिया था अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और इस साल दोबारा वो 12% को बढ़ा करके 15% कर दिया गया है। तो वेल्थ टैक्स से तो छुट्टी मिल रही है, लेकिन वेल्थ का ब्यौरा अभी भी हमें देना है। जो नए रिटर्न फॉर्म है उसमें एक शेड्यूल AL है, वो वेल्थ के ही ब्यौरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो देखिए उन्होंने अपनी रेवेन्यू का तो कवर कर लिया, मगर जो डिस्क्लोजर है कि आपकी नेट वेल्थ कितनी है वो डिस्क्लोजर जो है अब सभी रिटर्न फॉर्म्स में ऐड कर दिया गया है। ये पिछले साल ITR 4 में था, बट इस साल ये ITR 1, 2, 2A और ITR 4S में भी जोड़ दिया गया है। तो शेड्यूल AL में आपको बता देती हूँ, उन लोगों को भरना है जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है। तो वो एक डिस्क्लोजर देंगे कि उनके एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, और उस पर टैक्स कोई नहीं भरना है नेटवर्थ पर, बट खाली आपको ये बताना है कि ये एसेट्स है हमारे और ये लाइबिलिटीज है। यानी एसेट और लाइबिलिटी का पूरा ब्यौरा आपको अभी भी सरकार को देना है, लेकिन वेल्थ टैक्स नहीं देना है। अब शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। पहला सवाल बेंगलुरु से रंजीत सिंह यादव का ग्रेच्युटी के बारे में समझना चाहते हैं। रंजीत जी नमस्ते, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। प्रीति खुराना है मेरे साथ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। नमस्कार प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मेरे प्रश्न को उठाया। दूसरा, आपका जो ये शो है वाकई में काफी हेल्पफुल है हम लोगों के लिए जो ITR फिल करते हैं, और काफी टाइम हम लोग मिस्टेक्स करते हैं जिसको कि आप लोग हमें बताते हैं कि वो मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। बिल्कुल, मैंने शो की शुरुआत में यही कहा कि अगर कहीं गलती हो रही है तो गलती कीजिए, हम सुधारेंगे। अब पूछिए अपना सवाल रंजीत जी। नमस्कार प्रीति जी, मेरा सवाल जो है ग्रेच्युटी से रिलेटेड है। मैंने जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसमें मैंने 4 years 11 months काम किया, और मैंने जब अपनी ग्रेच्युटी के बारे में पूछा तो जो कंपनी है उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन मैं पिछला ही शो देख रहा था टैक्स ग्रुप का, उसमें ग्रेच्युटी से रिलेटेड ये जो एनालिस्ट है उन्होंने ये बताया था कि आप 4 years 240 days आप कंप्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल हो ग्रेच्युटी के लिए। तो उस पर मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है क्योंकि मैंने कंपनी से पूछा है, उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया है देने से। ठीक है रंजीत जी, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ग्रेच्युटी एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है, 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस अगर आपने करी है तो यू आर एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी। अब रही जो है इसकी ये डेफिनेशन की वो 5 साल कैसे गिने जाएं, तो इसमें क्या है कि काफी जो है लोग इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। जैसे कि आपने बोला मद्रास हाईकोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें जो एम्प्लॉय था उसको मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ये एलिजिबल हैं, और उस एम्प्लॉय ने 4 साल 10 महीने और 18 दिन पूरे किए थे। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन लिया था कि ऐसे इंटरप्रेट करा एक्ट को कि अगर 240 दिन लास्ट ईयर में 5th ईयर में अगर आप 240 डेज सर्विस करते हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप एक टसल में नहीं जाना चाहते, आप झगड़ा नहीं करना चाहते अपने HR से, तो आप जाके उनसे बात करिए, उनको बताइए कि ऐसे मद्रास हाईकोर्ट की रूलिंग है। बट ये देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की जो रूलिंग है वो खाली उसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की होती तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होती है, तो ये वाली जो है ये खाली मद्रास में एप्लीकेबल है। आप जाके उनसे बात करिए, उनको समझाइए। अगर वो
नहीं मानते हैं तो आपके पास डेफिनेटली एक ऑप्शन है, आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं, वहां एक अपील दर्ज कर सकते हैं और इस मद्रास हाईकोर्ट जजमेंट के बेसिस पर जो है चैलेंज कर सकते हैं कंपनी के डिसीजन को। चलिए रंजीत जी, तो अपनी तरफ से एक बार कोशिश जरूर कीजिए और फिर लेबर कोर्ट में जाने का आपके पास मौका रहता है अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अंकुर घोष जी का सवाल है, कोलकाता से इन्होंने ये सवाल भेजा है। इन्हें इनके पैतृक घर में हिस्सा मिला है और ये घर 1956 में बना था। अंकुर ने ये हिस्सा मार्च 2016 में 21 लाख में बेच दिया है। इनकी इनकम का स्रोत सिर्फ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, जिससे इन्हें 6,000 रुपए महीने की आय हो रही है। अंकुर जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा? देखिए, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आप ओनर हैं और प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं हैं, तो दीज रूल्स दे विल अप्लाई। तो अब आपको क्या करना है कि कैपिटल गेन निकालना है कि कितना है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो उसके लिए या तो आप ओरिजिनल प्राइस लीजिए, जो जिस प्राइस पर ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो लीजिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास चॉइस है, आप या तो वो कॉस्ट ले सकते हैं या प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 1981। तो इन दोनों में से एक अमाउंट ले लीजिए। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन है तो लॉन्ग टर्म गेन्स पे अलाउड होता है इंडेक्सेशन, यानी कि एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, उससे आप कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो अपने कॉस्ट को या फेयर मार्केट वैल्यू जो है 1981 की, उसको मल्टीप्लाई करिए CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15-16 और डिवाइड कीजिए CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1981-82। तो आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट करिए आपने प्रॉपर्टी में तो उसको भी इंडेक्स कर लीजिए और सेल प्राइस माइनस योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस योर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो जो है आपकी नेट कैपिटल गेन होगी। आपको आप इस पे टैक्स भी बचा सकते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके, मगर आपको एक रिटर्न डेफिनेटली फाइल करना होगा और ये कैपिटल गेन्स का टैक्स जो है आपको एप्लीकेबल होगा अगर आप एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करते। तो अंकुर जी, काफी सारी कैलकुलेशन करनी होगी क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करना है। प्रीति ने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी है। जालंधर से संदीप राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्ते संदीप जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। मैम ये पूछना चाह रहा, मेरे फादर है ना सीनियर सिटीजन है और हम लोग रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पर और 7800 रुपीज पे कर रहे हैं पर मंथ रेंट। तो मेरे को ये पूछना था कि मेरे फादर साहब जैसे कि रिटायर्ड है और पेंशनर है, तो क्या उनको कोई इसमें टैक्स मिल सकती है इसमें? देखिए, जो बेसिकली आप जो डिडक्शन की बात कर रहे हैं वो है सेक्शन 80GG। तो सेक्शन 80GG की कुछ कंडीशंस हैं। पहले तो ये है कि या तो आप होने चाहिए सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर आपको HRA नहीं मिल रहा है और आपकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब आप कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, आपके स्पाउस के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, माइनर चाइल्ड के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप किसी HUF के मेंबर हैं तो उनके नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जहां पर आप रहते हैं या आप ऑफिस की ड्यूटीज करते हैं। तो जहां तक रही आप जो रेंट पे कर रहे हैं एज अ पेंशनर, तो पेंशन जो है उसको एज सैलरी ही टैक्स किया जाता है और इसी दायरे में आप सेक्शन 80GG का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ओनरशिप नहीं है प्रॉपर्टी की, आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह टैक्स नहीं आप भरते हैं, तो आप इस डिडक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नासिक से गोकुल जी ने हमें ईमेल किया है। ये रेलवे में काम करते हैं, इनकी सालाना इनकम करीब 4 लाख है। कारोबारी साल 2015-16 में रेलवे ने इनकी सैलरी से TDS काट लिया। जनवरी में गोकुल ने टैक्स बचाने के लिए ELSS में 3,000 रुपए महीने का निवेश किया है। जानना चाहते हैं कि ये कटे हुए टैक्स का रिफंड ले सकते हैं या नहीं, और अगर आप बोलती हैं कि हाँ ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो एनुअल इनकम है वो 4 लाख रुपए है, उसके हिसाब से आपके एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया, मगर आपने विद इन द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में आपने निवेश करा है ELSS में। मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ कि 3,000 रुपए पर मंथ है, तो 5,000 रुपए पर मंथ है, तो आपने 15,000 का इन्वेस्टमेंट करा है और ये डिडक्शन जो है आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो एक रिटर्न फाइल करिए, उसमें सारी इनकम्स इंक्लूड करिए, इंटरेस्ट इनकम हो चाहे सैलरी हो, और
उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए। अगर ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है तो उस टीडीएस का आप एक रिफंड पा सकते हैं। जो भी रिफंड है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही मिलेगा, एक्सेस टीडीएस का, और इसके लिए रिटर्न फाइल करना जो है मैंडेटरी है। तो रिटर्न फाइल करिए और अगले साल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि आप पहले ही अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट कर दें कि ये आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ताकि आपका टीडीएस शुरू में ज्यादा ना कटे। अब दूर करते हैं राकेश खंडेलवाल की परेशानी। ये एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और अक्सर विदेश में असाइनमेंट के लिए जाते रहते हैं। साल 2014-15 में इनका ट्रांसफर ब्रिटेन में हो गया और उन्हें सैलरी भी वहां के टैक्स नियमों के मुताबिक मिली है, लेकिन इसी साल उन्हें बोनस भारत में मिला जो 2 लाख से कम था। अब वो भारत आ गए हैं और जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें साल 2014-15 के लिए यहाँ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर ये रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या सिर्फ भारत में हुई इनकम दिखाए या जो इन्होंने यूके में कमाई की थी, जो इनकम हुई थी, वो भी दिखानी पड़ेगी? क्या होगा पूरा सही कदम क्या होना चाहिए इनका? देखिए, मैं ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि इसमें 3-4 पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहा फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में। आपको ये देखना है कि आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो जैसे कि आपने 182 डेज अगर इंडिया में बिताए हैं या उससे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में, या फिर सेकंड कंडीशन है कि अगर आपने 60 दिन बिताए हैं 2014-15 में और पिछले 4 सालों में अगर कुल मिलाकर के 365 दिन बिताए हैं तो आप रेजिडेंट होंगे। तो अगर तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है कि यू आर अ रेजिडेंट इंडियन, इन दैट केस आपकी जितनी इनकम है, चाहे वो आपने दुनिया में कहीं से भी कमाई हो, वो सारी की सारी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। मगर अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो इस में क्या होगा कि खाली जो इनकम जो इंडिया से अर्न हुई है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई हो या बोनस मिला हो, तो जो इनकम इंडिया से अर्न हुई है वो इंडिया में ही उसका आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब रही बात कि आपका टैक्स कुछ जो है वो यूके में कट चुका है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अगर मतलब ये टैक्स लॉज मेक श्योर करेंगे कि आप डबली टैक्स ना पे करें। अब रही बात आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स है, तो देखिए ये थोड़ा सा एक आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए इन द सेंस कि आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा सैलरी एग्रीमेंट का, कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं बाय वर्च्यू ऑफ इंडिया, मतलब अगर इंडिया से आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो आपकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, तो वो भी हो सकता है। तो उस बात का ध्यान रखिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो बैंक अकाउंट है जो यूके में है, उसका डिस्क्लोजर अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है। जो भी फॉरेन अकाउंट होल्डर्स हैं उनको अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। चाहे आप वापस आ चुके हैं तो आप जरूर इसको डिस्क्लोज करिए। अगर आपने बंद कर दिया तो अलग बात है। देखते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, और ब्रेक के बाद हम समझेंगे न्यू पेंशन सिस्टम की बारीकियां, कैसे करना चाहिए, आपको निवेश कैसे होगा आपको फायदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मेरे साथ हैं cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। प्रीति, न्यू पेंशन सिस्टम, न्यू से ही पता चलता है कि ये नया है, और जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके बारे में थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। हमारे दर्शक भी बार बार पूछ रहे हैं, तो जरा इसकी न्यूनेस के बारे में बताइए। और आप बहुत अच्छा डिटेल्ड जवाब देते हैं, तो सारी क्वेरीज रिजॉल्व कीजिए, एनपीएस से जुड़ी हर बारीकी को समझाइए। देखिए, बजट 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू पेंशन स्कीम निकाली थी। ये एप्लीकेबल है टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 60 साल के बीच में, और ये दोनों को ही अवेलेबल है। अगर आप रेजिडेंट हैं या आप नॉन रेजिडेंट हैं, दोनों ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये रेगुलेटेड है बाय पीएफ आरडीए, तो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो 2-3 तरह से मिलता है, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे भी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे भी मिलता है। ये एक बेनिफिशियल स्कीम है टैक्स पेयर्स के लिए। और इसके लिए एक अलग अकाउंट भी हमें खोलना होगा ना, इसका फायदा पूरी तरह से उठाने के लिए। प्राण अकाउंट, ये क्या होता है? तो देखिए, परमानेंट रिटायरमेंट अलॉटमेंट नंबर आपको मिलता है। तो अगर आप अपनी जॉब बदलते हैं या आप अपनी सिटी बदलते हैं तो वो नंबर वही रहता है
है वो अकाउंट वही रहता है, आप निवेश करते रहिए, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता रहता है। मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ कि इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो इसमें दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका जो अगर एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तब आपको टैक्स बेनिफिट होगा, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तब भी टैक्स बेनिफिट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको कैसे करना है। तो इसका जो डिडक्शन है वो आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD2। तो इसमें जो है पहली बात यह है कि कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, मतलब कोई रुपए की सीमा नहीं है कि कितना अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। खाली एक ये है कि डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ योर सैलरी। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको बिल्कुल क्लेम कीजिए, ध्यान रखिए कि आप अपनी रिटर्न में इसको क्लेम करें और फायदा उठाइए। और दूसरा जो है अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो इसमें जो है लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं दोनों बातें बता देती हूं। तो एक डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD1, और ये 80CCD1 जो है ये कवर्ड है 80C के अंदर। तो अगर आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आप 80C की लिमिट के अंदर रहना होगा, 1.5 लाख की लिमिट के अंदर अंदर आपको रहना होगा। बट अगर आप 1.5 लाख की जो लिमिट है 80C की वो PPF या NSE या किसी और तरीके से पूरी ऑलरेडी कर रहे हैं और NPS में भी निवेश कर रहे हैं, तो आप 80CCD1B में इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और उसकी लिमिट 50,000 रुपए। तो एक बारी सोच के देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी एक डिडक्शन है, अगर आप 80C का बेनिफिट ले रहे हैं तो 1.5 लाख वहां मिल रहा है, और अगर NPS में और निवेश कर रहे हैं तो 50,000 80CCD1B में मिल रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए कि मुझे 80CCD1 में लेना है या 1B में लेना है। 80C की लिमिट अगर आप इंडिपेंडेंटली पूरी कर पा रहे हैं तो आप 1B में अपनी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं NPS में उसका डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 50,000। तो 3 लेवल्स पर आपको छूट मिल सकती है, इसका ख्याल रखें। और अगर अभी भी मन में सवाल बाकी हैं तो हमें जरूर लिखें। अब दूर करते हैं अपने दर्शकों की परेशानी। नोएडा से नरेंद्र महाजन जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते मिस्टर महाजन, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीदा था 5,000 रुपए का 1955 में, और उसमें घर बनाया था 1958 में। ठीक है। और अभी 2014 में ये हमारे नाम पे ट्रांसफर हो गया था, 3 भाई हो गए। नाउ वी वांट टू सेल द हाउस, और उसका 3 करोड़ में बिकने की आशा है। अभी उसकी जो प्राइस है लोकल प्राइस जो है ऑफिशियल प्राइस है 2.8 करोड़। नाउ आई वांट टू नो इज कि हमें कितना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा and how will we calculate it? हाँ जी, तो देखिए अगर आपने इनहेरिट करी है प्रॉपर्टी तो एज एन इनहेरिटर अगर आप इसको बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स आपको देना होगा। इसमें रही बात कि आप जैसे कह रहे हैं कि 2014 में आपको ट्रांसफर हुआ था, तो जब कैपिटल गेन्स होता है, जब आप उस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जिसपे वो खरीदी गई है वो प्रीवियस ओनर का लिया जाता है, और इवन जो पीरियड कैलकुलेट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म के लिए वो भी प्रीवियस ओनर की ओनरशिप डेट से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसका आप कॉस्ट निकालिए। जो प्रॉपर्टीज 1981 से पहले की खरीदी गई हैं उनमें ऑप्शन रहता है कि या तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट हो या फिर फेयर मार्केट वैल्यू आप लें 1 अप्रैल 1981 की। तो एक्चुअल कॉस्ट आपके केस में होगा लैंड का कॉस्ट प्लस जो उस पे घर बनाया गया है उसका कॉस्ट, दोनों को जोड़ लीजिए और या फिर वो लीजिए या 1 अप्रैल 1981 की फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए। और इसमें यह है आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसको इंडेक्स कर लीजिए, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करिए CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और डिवाइड करिए CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 1981-82। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। अगर इस दौरान अगर बेचने तक में आपने कोई भी उसमें इंप्रूवमेंट्स करी हैं तो उनको भी आप इंडेक्स करके जोड़ सकते हैं, और जो टोटल सेल प्राइस होगा 3 करोड़ में से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वो माइनस कर लीजिए, और जो नेट अमाउंट आएगा वो कैपिटल गेन होगा। वो तीनों भाइयों में इक्वली डिवाइड किया जाएगा और हर ब्रदर को चॉइस होगी कि वो उसे कैसे इन्वेस्ट करके बचाना चाहते हैं, किस तरह से एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं कैपिटल गेन्स पे। वो हर तीनों जो है इंडिविजुअली अपनी चॉइस कर सकते हैं। देहरादून से सुभाष अरोड़ा जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुभाष जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा जो है डीमैट अकाउंट है मेरी मदर के साथ था। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मदर का जो है स्वर्गवास हो गया है, तो जो उसमें शेयर्स हैं उसका वो किसको जाएंगे,
और फिर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इनकम टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी सुभाष जी, बड़ा दुख हुआ जान के आपकी मदद के बारे में, तो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। एक तो ये है कि जो अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो ऑटोमेटिकली जो सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर होता है वो डीमैट अकाउंट जो है उनका हो जाता है। तो इसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और एक TRF होता है, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म, वो भर करके डीमैट बैंक अकाउंट को देना होगा। तो इससे वो क्या करेंगे, सारी जो ओनरशिप है वो आपके नाम ट्रांसफर कर देंगे, आपको फर्स्ट अकाउंट होल्डर बना देंगे और ये जो सारे के सारे उसमें जो शेयर्स हैं वो आपके हो जाएंगे। उस पर अगर कोई गेन या लॉस होता है तो वो आपकी रिटर्न में ही दाखिल होगा, मतलब आपके शेयर्स बन जाएंगे वो। वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद अगर आप परेशान हैं कि आपका टैक्स ज्यादा कट गया है तो हम बताएंगे कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं रिफंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपकी टैक्स प्लानिंग में मदद कर सकें और आज आपकी मदद करने के लिए प्रीति मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, अगला सवाल दीपिका श्रद्धांजलि का है। इस साल के IT रिटर्न भरने के पहले ये उलझन में फंस गई हैं, जानना चाहती हैं कि क्या वो NPS में एम्प्लॉयर के योगदान के लिए टैक्स छूट क्लेम कर सकती हैं और उन्हें इस साल सैलरी का बकाया मिला है, पीछे रुकी हुई सैलरी मिली है तो टैक्स ज्यादा कट गया है, रिफंड क्लेम कैसे किया जाए? देखिए दीपिका जी, जो आपके एम्प्लॉयर ने अगर NPS में कंट्रीब्यूट करा है तो डेफिनेटली उसका डिडक्शन लेना मत भूलिए। सेक्शन 80 CCD 2 में आप इसका डिडक्शन पा सकती हैं। मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 10% ऑफ योर सैलरी होता है। इस पे कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, तो डेफिनेटली क्लेम करिए। ये 80C के ऊपर आपको मिलता है, तो 80C भी ले सकती हैं और 80 CCD 2 भी ले सकती हैं फॉर योर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। जहां तक रही आपके जो पास्ट ड्यूज आपको इस साल मिले हैं, जो पुराने सालों के कुछ ड्यूज थे और आपको थोड़ी ये वरी है कि उस पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें एक रिलीफ होती है अंडर सेक्शन 89(1). तो इस सेक्शन के अंदर क्या होता है कि इट हैज बीन मेड ताकि अगर किसी को पुराने एरियर्स मिले हों और उस पर अगर या तो आप हायर टैक्स स्लैब में पुश हो गए हैं या अब जो है टैक्स रेट ज्यादा है पिछले सालों के मुकाबले, तो अगर इससे हायर टैक्स अगर कुछ बन रहा है तो उसका एक रिलीफ का एक कैलकुलेशन होता है, वो रिलीफ आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 89(1). मगर इसमें ध्यान रखिए कि सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि टू क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) आपको फॉर्म 10E वो ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। लॉग इन करिए अपने यूजर नेम, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ से और ई फाइल नाम की जो टैब है उसमें जाइए, उसमें क्लिक करिए कि प्रिपेयर एंड सबमिट फॉर्म्स अदर देन ITR, तो उसमें 10E आ रहा होगा, उसको सबमिट करिए और फिर आप रिलीफ क्लेम कर सकती हैं 89(1) में। अगला सवाल अजय दुआ का, परेशानी है ESOP पर टैक्स लगेगा कि नहीं। ये सनोफी एवेंटिस कंपनी में काम करते थे और 2002 में इसी कंपनी के शेयरों में 50,000 रुपए का इन्होंने निवेश किया था। ये कंपनी पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अजय ने जून 2015 में ये शेयर बेच दिए जिससे इन्हें 1,87,000 रुपए मिले हैं। अजय जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर टैक्स देना होगा, कैसे दें, क्या करें? तो देखिए 2002 में आपको ये शेयर मिल गए थे, आप ओनर बन गए थे इन शेयर्स के, मगर ये इसमें जो एक डिफरेंट बात है वो ये है कि ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है। तो जो शेयर इंडिया में लिस्टेड होते हैं उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर होता है तो वो 12 महीने तक माना जाता है। मतलब अगर 12 महीने के अंदर अंदर बेचे हैं तो शॉर्ट टर्म होता है, 12 महीने के बाद बेचे हैं तो लॉन्ग टर्म होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन शेयर्स लिस्टेड ऑन एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मगर आपके जो शेयर्स हैं वो पेरिस में लिस्टेड हैं, तो इनके जो है दोनों बातें अलग होती हैं। एक तो आपके लॉन्ग टर्म गेन्स एग्जेम्प्ट नहीं होते, आपको टैक्स देना होगा, और जो पीरियड है लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करने का वो 3 साल माना जाता है। तो आपके 3 साल से ज्यादा है, आपने 2002 में खरीदे थे, 2015 में बेचे हैं, तो आपका ये लॉन्ग टर्म गेन होगा और इस पे आपको जो है टैक्स 20% के हिसाब से देना होगा। तो यानी कि 1,87,000 माइनस 50,000 आपका 1,37,000 का कैपिटल गेन है। इस पे 20% अगर आप टैक्स कैलकुलेट करें तो आपको देना होगा 27,400 रुपीज और सेस जो है वो एडिशनल होगा 3% का। तो ये आपको जो है टैक्स लायबिलिटी बनेगी इस शेयर सेल पर।
शुक्रिया प्रीति, हमारे वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का इतना डिटेल जवाब देने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास भी टैक्स से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर भेजें। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। चीटी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज हमें ये इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।